मायापुरी भाग 6। माँ की 13वीं के दिन वो मंदिर में दिया जलाकर लौटी। घर को दादी ने ही लीप दिया था। आंगन में गुग्गल धूप जल रही थी। गांव की औरतें बारी बारी से आकर उसे संवेदना दे गई थीं। अब केवल दादी ही पोते को गोद में लिए बैठी थी। दादी, शोभा ने कहा, आज मैं तुमसे एक चीज़ मांगने का संकल्प करके आई हूँ। क्या री? आश्चर्य से सफ़ेद भवें उठ गईं। तुम्हें मुझे 100 रुपये देने होंगे दादी। नौकरी मिलते ही मैं तुम्हें भेज दूंगी। आज मैंने सोच लिया है, मैं नैनीताल केदारी मामा के पास जाऊंगी। दादी उसकी ओर टुकुर टुकुर कर देखती रही। शोभा को वो सीप के बटन सी सफ़ेद आंखें भावहीन लगीं। उसकी आशा का बांध टूट गया था। अब वो कहाँ जाएगी, किससे मांगेगी? बेटी, तू जो केदारी के पास जा रही है, उसे क्या लिख दिया है? नहीं तो दादी। क्यों? ये तूने ठीक नहीं किया बेटी। उसकी बहू को तो जानती है, वो तो हवा से भी लड़ती है। 7 बच्चे हैं, 8वां होने वाला है। मेरी ही भतीजी की तो जेठानी है वो। नौकरी तुझे जाते ही तो मिलेगी नहीं। और केदार की बहू बिना कहे आना तो तूफान का भी नहीं सह सकती। एक चिट्ठी डालकर पूछ ले, तब जाना। नहीं दादी, अब मैं और नहीं रुक सकती। तुम बताओ, मुझे 100 रुपये दोगी? चल, कहकर दादी उसे अपने साथ लेवा ले गईं। बहू खेत पर थी, पति पुत्र भी नहीं थे। नितांत होकर बुढ़िया ने सांकल चढ़ा दी। हाथ में छिलूका जलाकर वो शोभा को एक अंधेरी कोठरी में ले गई। पुआल के गद्दे को उठाकर अपने हाथ से थोड़ी मिट्टी हटाकर एक डालडा का टीन निकाला। उसमें कई गुदड़ों में छिपी दुअन्नी, चवन्नी, अठन्नी, चांदी के रुपए अंधेरे में चमचमा उठे। दादी का संपूर्ण बैंक शोभा की गोद में था। गिने तो 60 रुपये निकले। शोभा के आंचल के कोने में बांधकर दादी बोली, लौटाने की चिंता मत करना बेटी। भगवान ने चाहा और मेरी जिंदगी रही तो अगले साल मैं तीर्थ यात्रा को जाऊंगी। इसी विचार से रख छोड़े थे। ईश्वर के नाम का रुपया है, इससे तेरा कल्याण ही होगा बेटी। शोभा ने कृतज्ञता से दादी के पैर पकड़ लिए। तुमने मुझे उबार लिया दादी। भगवान ने चाहा तो मैं 2 ही महीने में लौटा दूंगी। घर आकर उसने अपनी 2 धोतियां थैले में रख लीं। माँ की रामायण पर धूल जमी थी। ठाकुर जी को नहलाकर एक डिब्बे में रख लिया। रामायण की धूल झाड़कर उसने माथे से लगा ली। प्रथम पृष्ठ खोलते ही उसकी दृष्टि पड़ी। रक्ताम्भोज दलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामा द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम। उसके हृदय में अद्भुत प्रेरणा का संचार हुआ। जानकी वल्लभ का स्मरण कर उसने रामायण थैले में डाली और रूखे बालों की चोटी कर उसने हाथ मुंह धो लिए। रमिया चाचा ने एक मोटी धोती का जोड़ा ला दिया था। कोरी धोती पहनकर पैरों में चप्पल डाली। बस का समय हो चला था। थैला लेकर उसने घर द्वार पर ताला डाल दिया। दादी और रमिया चाचा बस स्टैंड तक छोड़ने आए। दादी ने उसे गले लगा लिया। बेटी, अच्छी तरह, कहते हुए उनका गला भराया। बस प्राय खाली जा रही थी। जब वो नैनीताल पहुंची तो दिन छिपने को था। बस के रुकते ही कुलियों की भीड़ के घेरे से बड़े कष्ट से बाहर निकलकर शोभा कुछ देर इधर उधर देखती रही। मामा तल्ली ताल में ही कहीं रहते थे। रिक्शा करने की तो आवश्यकता नहीं होगी। वर्षों पहले वो एक बार पिता के साथ आई थी। केदारी मामा के मकान के पास कहीं एक बर्तनों की दुकान है, इतना उसे स्मरण था। थैला लेकर वो चलने लगी। सीजन की भीड़ की रेलम पेल को चीरकर वो हाथ में थैला लिए चली जा रही थी कि उसी भीड़ में उसने अपनी सहपाठिनी रमला सक्सेना को देख लिया। नायलॉन की साड़ी पर काला शॉल डाले रमला ही तो थी। रमला सक्सेना, सविता की अंतरंग मित्र। आश्चर्य, वो यहाँ कैसे? शोभा ने तार के खंबे की ओट में छिपने की कोशिश की। अपनी कोरी मोटी धोती माथे पर खींचकर घूंघट सा खींच लिया। कुशलता से हाथ की ट्यूडर घड़ी भी खोलकर थैले में डाल ली। रमला के शरीर से आती यूडी कोलन की लपट उसके बिल्कुल ही निकट आ गई। वो अब और नहीं छिप सकी। मार्बल, रमला ने कहा, पर मोटी धोती के घूंघट और दुख से कुम्भलाए पीले चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही वो सहम गई। उसकी दृष्टि के नीचे शोभा अपनी दीन वेशभूषा का स्मरण कर
क्षण भर को लाल हो गई, पर दूसरे ही क्षण अपने को संयत कर बोली, आपने मुझे पहचाना नहीं शायद मेम साहब। क्या? रमला ने अपनी पेंसिल से अंकित भौवें उठाकर कहा, क्या तुम शोभा जोशी नहीं हो? जी नहीं। हंसकर शोभा ने सूजी पलकें झुका लीं। मैं तो नैना देविन की मालिन हूँ मेम साहब। फूलों की वेणियाँ लीजिएगा, मैं बड़ी अच्छी बना लेती हूँ, 4 आने से लेकर 1.25 रुपये तक की। आज तो पूरी थैली बिककर खाली हो गई। आप कहें तो कल बंगले पर ही ले आऊँ? हाउ स्ट्रेंज, हाउ वेरी वेरी स्ट्रेंज। रमला अपने आप बड़बड़ाने लगी। बिल्कुल वही नाक, वही आंखें, सिर्फ रंग वो नहीं है। ठीक है भाई, मुझे वेणी नहीं चाहिए। सिर का घूंघट और खींचकर थैला झुलाती शोभा आगे निकल गई। घूंघट के भीतर उसके होंठ भय से कांप रहे थे। कहीं रमला उसके पीछे पीछे तो नहीं आ रही है। पोस्ट ऑफिस के पास आकर उसने मुड़कर देखा, रमला कहीं नहीं थी। घूंघट हटाकर वो मामा का घर खोजने तल्ली ताल की चीनार खान लाइन में पहुंच गई। टीन की छतों पर स्त्रियां बड़ियां डाल रही थीं। कहीं कहीं बरामदे में उधड़े पुराने ऊन की धुली लच्छियां सूख रही थीं। शोभा इधर उधर मामा का मकान खोजती चली जा रही थी। एक भूरी कार्डरॉय की पैंट और एक्ट्रेस एक्टर छपी बुशर्ट पहने एक दुबला पतला युवक उसे गौर से देख रहा था। हाथ की सिगरेट फेंक कर वो उसकी ओर बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप किसी का मकान ढूंढ रही हैं? कैन आई हेल्प यू? शोभा ने दृष्टि उठाई। तेल से चिकने बालों का घोंसला सा बना था। उन्हीं पर हाथ फेरकर गले का रेशमी स्कार्फ ठीक कर वो फिर बोला, आप शायद पहली बार नैनीताल आई हैं। शोभा ने उसके प्रश्न का उत्तर न देकर पूछा, क्या केदार दत्त पंत जी यहीं कहीं रहते हैं? ओह, आप ठीक उसी घर के नीचे तो खड़ी हैं। यही तो है केदार दत्त जी का मकान। आइए, ये सीढ़ियाँ चढ़ाइए, ज़रा संभल कर आइएगा। नीचे बर्तनों की दुकान का मालिक भोला सा हुक्का पी रहा था। छोड़कर उठाया, अरे ये तो दुर्गा की लड़की लगती है। क्यों बेटी, तुम देवी दत्त की पुत्री तो नहीं हो? सीढ़ी चढ़ती शोभा रुक गई। जी हाँ, उसने कहा। पानों से सने अपने गजदंत दिखाकर साहजी बोले, आहा, कैसा पहचाना। देख रामी, बिल्कुल दुर्गा की शक्ल की है। कल ही तो सुना कि दुर्गा भी नहीं रही। शोभा सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। प्रत्येक पग रखते समय उसे भय हो रहा था कि वो गिर पड़ेगी। पानी और काई से सड़ी सीढ़ियाँ बुढ़े के दांतों सी हिल रही थीं। किसी भांति काठ के बक्से जोड़ जोड़ कर पैर रखने भर का स्थान बना दिया गया था। अंतिम सीढ़ी पर पांव रखते ही एक तीव्र दुर्गंध ने उसका स्वागत किया। काठ के संकरे बरामदे में तार पर कुछ मैले फटे कूदड़ सूख रहे थे। पुराने ऊन की भीगी लच्छी से पानी में भीगे कुत्ते जैसी दुर्गंध आ रही थी। एक मैले बोरे में चने की दाल सूख रही थी। एक लंगड़ी तिपाई पर एक गिलास में दूध या चाय का कुछ अंश रह गया था। उसी पर सहस्त्रों मक्खियां भिनभिना रही थीं। एक मरियल सी कुतिया तखत पर सो रही थी। उसके पद शब्द से जगकर भौंकने लगी। चुप रह कुईनी, कहकर युवक शोभा से बोला, बैठिए, मैं दीदी को बुला लाऊं। शोभा खड़ी ही रही। कहाँ बैठे वो समझ ही नहीं पा रही थी। एक तिब्बती ऊनी आसन बिछा था, परंतु उस पर जमी धूल की परतें देखकर लग रहा था कमरों में कई दिन से झाड़ का स्पर्श भी नहीं हुआ है। उधर सीलन और सड़ान से उसका माथा फटा जा रहा था। वो साहस कर उसी आसन पर बैठने जा रही थी कि चुप साले, चुप, तू चुप कर साले। कहते कहते लड़ते लड़ते 2 जुड़वां से लड़के उसके पैरों के पास उलझकर गिर पड़े। वो भय से पीछे हट गई। आंधी से गुत्थम गुत्था करती वो जोड़ी अकस्मात कहाँ से कहाँ आ गई वो देख भी नहीं पाई। सूअर के बच्चे, मेरा पैसा छीन लिया, कबाड़ी कहीं का, कमीने, कमबख्त, मैंने तेरी आंख नहीं फोड़ी तो अपने बाप का बेटा नहीं। दोनों भाइयों का द्वंद्व देखने गृह के अन्य बालक घेरा सा बनाकर खड़े हो गए। तभी उस घेरे को चीर कर रामी और रुक्की आए। दोनों को लड़ते देख रुक्की का पारा गर्म हो गया। लात खींचकर उसने दोनों को छुड़ा दिया। फिर लाल आंखें दिखाकर अश्रु गैस का सा काम लेकर बच्चों की भीड़ हटा दी। कुशल रौबीले थानेदार जैसी मुद्रा से उसने कमर पर हाथ रखकर सिर से पैर तक शोभा का निरीक्षण किया। ओह, शोभा हो ना?
दुर्गा लल्ली की लड़की? जी, कहकर शोभा ने मामी के चरण छुए। बैठो कहकर रुक्की ने आसन खींच दिया और रामी से बोली, जा रे रामी, पाव भर चीनी तो ले आ उधार, घर में कुछ हो तो चाय भी बने। युवक को दीदी का ये दारिद्र्य प्रसंग बड़ा बुरा लगा। वो बड़े ध्यान से शोभा को देख रहा था। कुछ कुछ मीना कुमारी से शक्ल मिलती है, पहाड़ी तो लगती ही नहीं। उसने अपनी जेब से पर्स निकाल लिया और उछाल कर बोला, अभी लाता हूँ, एक सेर ले आऊँगा, बाद में और आ जाएगी। दीदी ने कर्कश स्वर में नाराज़गी जाहिर की। जा जा, बातें मत कर, पर्स में तो धेली भी नहीं। लाला से कहना कि केदार दत्त जी के हिसाब में लिख दे। जीजा जी कहीं मिले तो कहना जरा जल्दी पधारें। एक मनहूसी से घिरी शोभा थोड़ी देर तक गुमसुम बैठी रह गई। वो क्या बोले समझ ही नहीं पा रही थी। इतने में ही द्वार खुला। सौम्य देव मूर्ति केदार दत्त स्वयं लाल वस्त्र में लिपटी पूजा की पुस्तकें लिए खड़े थे। शोभा ने उठकर पैर छुए। अरे शोभा बेटी, कब आई? बैठ बैठ, इसे चाय पिलाई रुक्की? स्नेह से उद्विग्न स्वर में उन्होंने पूछा। हाँ, रुक्की के बाप का तो चाय का बगीचा है, जिससे कि एक मन चाय आई है। जाती हूँ, बना के लाती हूँ। पैर पटक के रुक्की उठकर भीतर चली गई। केदार दत्त जी अतिथि रूप में आई भांजी का ये स्वागत देख क्षुब्ध हो गए, पर मुंह पर उन्होंने कोई ग्लानि का भाव नहीं आने दिया। मामा जी, शोभा ने ही निस्तब्धता भंग की। अम्मा की मृत्यु के बाद मुझे आपका बार बार स्मरण हो आता था। इसी से मैं भागकर आप ही के पास चली आई। आप मुझे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। केदार दत्त आंखें मूंद कर बैठे थे। बोले, तूने अच्छा किया चली आई, पर सुना है जिनके पास तू रहकर पढ़ती थी वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं। क्या कहीं अच्छी नौकरी का प्रबंध नहीं कर देंगे? शोभा का मुंह लाल हो गया। मामा जी, उन्होंने दया करके पढ़ा दिया, अब कहाँ तक उन्हें कष्ट दूं? मैंने इसी साल संस्कृत में एमए किया है। यहाँ तो सुना है कई कॉलेज हैं, क्या कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी? तू आज तो आराम कर बेटी, हाथ मुंह धोकर चाय पी ले, बिस्तर खोलकर आराम कर, फिर नौकरी की सोचेंगे। पर तू तो बड़े लोगों के साथ रही है, मैं इस छोटी सी तंग गली में रहता हूँ। इतने बड़े परिवार में तुझे बड़ा कष्ट होगा। इतने ही में चाय के 2 ग्लास लेकर रुक्की आ गई। पति के हाथ में ग्लास थमाकर वो बोली, चाय का ग्लास तो थाम ही लोगे, पर ये भी नहीं पूछोगे कि चाय कैसे बनाई? सुबह कह दिया था कि लकड़ी बिल्कुल नहीं है, अब क्या हाड़ जलाकर चूल्हा सुलगाऊंगी? कलह प्रिया रुक्की की ओर अपनी शांत दृष्टि उठाकर वो बोले, अभी चाय पीकर ले आता हूँ रुक्की, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। आज 3-4 घरों में नवदुर्गा स्थापना करने जाना था। तू मामी के साथ बैठ शोभा, मैं अभी आया। केदार दत्त वर्षों से नैनीताल में ब्राह्मण वृत्ति करते थे। जन्मदिन, विवाह, उपनयन, रुद्री, पार्थिव पूजन आदि से उन्हें जो कुछ दक्षिणा प्राप्त होती, उसी से उनका विशाल कुटुंब पल रहा था। परिवार बड़ा था, उस पर गृहिणी स्वभाव की उग्र और आलसी थी। इसी से गृहस्थी में अव्यवस्था की छाप थी। बच्चे दिन भर स्कूल से भागकर गुल्ली डंडा खेलते थे, पर रुक्की का उन पर कोई शासन नहीं था। रुक्की का भाई भी उन्हीं के साथ रहता था, पर उसे अपनी सिगरेट और सिनेमा से ही समय नहीं मिलता था। केदार दत्त अपने दुर्भाग्य को अपना ही ग्रह दोष समझकर चुप रह जाते। अब अचानक शोभा के आने से वो सोच में डूब गए। शोभा उन्हें सगी बहन की पुत्री न होने पर भी सगी भांजी से अधिक प्रिय थी। दुर्गा ने बचपन में न जाने कितनी बार उनकी फीस के लिए पैसे जुटा जुटा कर दिए थे, पर आज उसी की पुत्री उनकी आश्रिता बनने आई तो उसे निश्चल प्रेम से अपनाने में उन्हें स्वयं भय और संकोच हो रहा था कि रुक्की दिन रात के व्यंग बाणों से उसका जीवन दूभर कर देगी। शोभा स्वयं रुक्की के हृदय के भावों को समझ गई थी। उसे शीघ्र नौकरी मिलते ही अन्यंत्र रहने का प्रबंध करना होगा। बच्चों के कमरे में ही एक काठ के तख्त पर शोभा के सोने की व्यवस्था कर रुक्की बोली, तुम्हें तो पलंग या खाट पर सोने का अभ्यास होगा, पर हमारे यहाँ तो एक भी खाट खाली नहीं है। नहीं मामी, मृदु स्वर से शोभा बोली। मामी आप चिंता न करें, मुझे तो तख्त पर सोना भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी उत्तर न देकर रुक्की चौके में चली गई। शोभा भीरू पगों से उसके पीछे पीछे चल दी।
रुक्की एक बड़ी सी परात में आटा निकाल रही थी। लाइए मामी, मैं गूंथ दूं। बड़े उत्साह और विनय से शोभा ने कहा। रहने भी दो, आजकल की लड़कियों का क्या ठिकाना। हम तो भाई छूत छात मानते हैं। तुम्हें काम ही करना है तो ये गरम राख पड़ी है, गिलास मल डालो। शोभा का मुंह लाल हो गया, पर उसने ग्लास उठा लिए। नल की ठंडी धार ने हाथों पर छुरी सी चला दी। पानी क्या था, बर्फ का टुकड़ा था। ग्लास चमकाकर वो साफ ही कर रही थी कि रुक्की का भाई रामी आ गया। शोभा को गिलास मलते देख उसे अपनी दीदी पर बड़ा क्रोध आया। ये भी क्या कि बेचारी लड़की को आते ही चौके में झोंक दिया। बोला, दीदी कहो तो मैं एक छोटा छोकरा ढूंढ लाऊं, बर्तन भी मलेगा, चाय भी बना लिया करेगा। मेरे दफ्तर के चपरासी का भाई है। वो वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था कि चूल्हा जलाती रुक्की ने कमर में आंचल खोंसकर पैंतरा सा बतला। कमर में हाथ रखकर बोली, आहा, किस लाट साहब के दफ्तर में काम करते हैं आप साहिबजादे? शौकीन बुढ़िया, चटाई का लहंगा। आज 27 साल से बर्तन मल रही हूँ, छोकरा नहीं आया। आज छोकरा चाहिए, कल रसोईया आएगा, परसों बटलर। मैं कहती हूँ किस हरामजादी को चाहिए छोकरा। इसी बकझक में अधजले चूल्हे की आग बुझ गई और धुएं के गुबार से छोटा चौका भर गया। रामी बिना कुछ कहे बाहर चला गया और शोभा सिर झुकाए चुप खड़ी रह गई। चिमटा संडासी पटक पटक कर रुक्की ने ऐसा सुरम्य संगीत प्रस्तुत कर दिया कि शोभा धीरे धीरे बाहर खिसक आई। आज से 2 साल पहले का यही बैसाख था जब वो आशिता के रूप में एक और द्वार पर खड़ी हुई थी। कितना अंतर था उस स्वागत में। ओह, दिस स्मोक। रामी का स्वर सुनकर वो चौंक कर मुड़ी। रामी रेशमी रुमाल से आंखें पोंछ रहा था। बड़ा धुआं है। वो फिर बोला, अब हम जल्दी ही ये मकान बदल लेंगे। आपको भी बड़ा कष्ट हो रहा है ना? नहीं तो, सकुचा कर शोभा बोली। बात असल में ये है, दबे स्वर में रामी ने कहा, बच्चे अधिक होने से दीदी कभी टेम्पर लूज करती है, पर एट हर्ट शी इज़ नॉट बैड। शोभा कुछ नहीं बोली। उसे भय हो रहा था कि मामी कहीं स्वयं ना आ जाए और फिर बेचारे रामी की कपाल क्रिया शुरू हो जाए। रामी को शोभा से बातें करने में अद्भुत रस मिल रहा था। कितनी सुंदर लड़की है और कितनी शांत। वो फिर बोला, आपको यदि किसी बात का कष्ट हो तो मुझसे कहने में संकोच मत कीजिएगा। एक बार कृतज्ञता से उसकी ओर देखकर शोभा ने दृष्टि झुका ली। उसी दृष्टि से निहाल होकर रामी बड़ी उमंग से बाहर निकल आया और कमरे के एकमात्र टूटे दर्पण में किसी भांति अपने बालों का घोंसला संवार कर सीढ़ियां उतर गया और पास ही के कूर्मांचल होटल से आती गोश्त की प्यारी प्यारी खुशबू खड़े खड़े तृप्ति से सूंघने लगा। रामी सोचने लगा, आज दीदी ज़रूर मूली की सब्जी बनाएगी। जब कभी रुक्की का पारा गर्म होता, केदार दत्त और रामी के प्रति वो अपना अमोघ अस्त्र चलाती है, मूली की सब्जी के रूप में। वो जानती थी कि दोनों ही मूली की बदबूदार सब्जी से चिढ़ते हैं। बेचारी शोभा, वो कैसे यहाँ रह पाएगी और कैसे उस तखत पर सो सकेगी? उस तखत पर बिछा गद्दा भर घर में अपनी दुर्गंध के लिए प्रसिद्ध था। शोभा रामी के जाते ही कुछ देर बरामदे में खड़ी रही, फिर बच्चों के कमरे में चली गई। तखत का दुर्गंधमय गद्दा पलटकर रुक्की की पूरी बाल सेना रेल चला रही थी। सबसे पहले इंजन के रूप में रुक्की का ज्येष्ठ पुत्र गदाधर उच्च स्वर में नाक से सीटी बजा रहा था। अन्य भाई बहन धुएं और रेल की गड़गड़ाहट का सुरम्य पार्श्व संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। उसे देखते ही इंजन बोला, आ गई मेम, आ गई मेम। भ्राता की रसिकता से प्रफुल्लित होकर रेल के डिब्बे ही करके हंसने लगे। शोभा ने हंसकर पूछा, किसने कहा रे मैं मेम हूँ? ढीठ गदाधर बोला, वाह, मेम ही तो हो। हाथ में घड़ी बांधती हो, सिर नहीं ढकती, छोटे रुमाल से नाक पोंछती हो और क्या रे? और गोरी हो। अच्छा, हंसकर शोभा बोली, अच्छा चलो तुम सब उठ जाओ तो मैं बिस्तर लगा दूं। उसके कहने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। गदाधर पूर्ववत बड़े वेग से ट्रेन चलाने लगा। ट्रेन की तीव्र गति से तखत हिल रहा था। एक हाथ में छड़ी लेकर उस पर माँ का जूट का पेटीकोट हिलाता हुआ बोला,
गार्ड की झंडी है, जब तक हिलती रहे ट्रेन मत रोकना। शोभा को अधिक प्रभावित करने के लिए गदाधर ने ट्रेन की गति और भी तेज कर दी। नाक की सीटी का स्वर भी आवश्यकता से अधिक तीव्र हो गया। हाथ में जलती लकड़ी लेकर रुक्की आई और बोली, गदाधर के बच्चे, आ तेरी चर्बी गलाकर रोटी चुपड़ूं, आ तेरे हाड़ जलाकर चूल्हा सुलगाऊं। आज सारे घर को क्या हो गया है? ले लो मेरे प्राण, ले लो, फूंक आओ रुक्की रांड को। वो लकड़ी बरामदे में फेंक जमीन पर चित्त लेट गई। आंखें अस्वाभाविक रूप से ऊपर को कर अजीब ढंग से हाथ पैर पटकने लगी। इंजनारूढ़ गदाधर अम्मा की ये दुर्दशा देख सहम कर हाथ का पेटीकोट फेंक कर नीचे उतर आया। अम्मा को गों गों करते देख बोला, अरे वही हिस्टीरिया हो गया, जूता सुंघाओ जल्दी। शोभा को ये सब एक भद्दा सा अस्वाभाविक नाटक सा लग रहा था। वो एक ग्लास में पानी ले आई। रुक्की के मुंह पर छींटे डालते ही उसने आंखें खोल दी और सहसा चूल्हे पर रखी मूली का स्मरण आते ही वो ऊँ आह कहकर कांपती उठी और चौके में चली गई। धीरे धीरे शोभा उस अशांत वातावरण की अभ्यस्त हो गई। रुक्की ने एक एक करके घर के सारे विभाग शोभा को सौंप दिए और परम निश्चिंतता से इधर उधर पड़ोस में घूमने लगी। चौका बासन से छुट्टी पाकर शोभा अधिकतर अकेली ही रह जाती। बच्चे स्कूल चले जाते। रुक्की हाथ में एकाध अधबुना मोजा या स्वेटर लेकर पड़ोस में बैठने चली जाती। रामी का दफ्तर होता। शांति के वो कुछ अमूल्य क्षण शोभा को बड़े भले लगते। काठ के बरामदे को उसने झाड़ पोंछ कर साफ बना लिया था। यही नहीं, पिस्सुओं से भरी मैली क्वीनी भी शोभा के आने से स्वच्छ और सुंदर बन गई थी। कृतज्ञता से कूं कूं करती वो उसके पैरों के पास पड़ी रहती। कमरे के गूदड़ों को यथाशक्ति साफ सुथरा कर शोभा के दक्ष हाथों ने चमका दिया था। बरामदे में एक तिपाई लगाकर वो खिड़की के पास बैठ जाती। नैनीताल के उस छोटे से बाजार में भी हजरतगंज जैसी रौनक रहती। संध्या होते ही केदार दत्त अपना बस्ता लेकर आ जाते। मामा के हाथ मुंह धोने का पानी रखकर शोभा फिर चौके में जुट जाती। एक दिन बस्ता लेकर केदार दत्त जी समय से पहले ही आ गए। शोभा घर में अकेली थी। मामा के मुंह पर आनंद की रेखा देखकर उसने सोचा, आज शायद मामा को किसी यजमान की विशेष दक्षिणा मिली है। बैठिए मामा, मैं चाय ले आऊं, वो बोली। नहीं नहीं, चाय मैं नहीं पीऊँगा, तू बैठ शोभा, आज बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ बेटी, तेरे लिए एक नौकरी मिल गई। सच? प्रसन्नता से शोभा की शांत उदास आंखें चमक उठीं। इधर कई दिनों से वो निराश हो उठी थी। हाँ बेटी, ईस्टलिन में एक महारानी रहती हैं, नेपाल के राजवंश की हैं। मैं उनके यहाँ वर्षों से पूजा पाठ किया करता हूँ। आज बातों ही बातों में बोली, जोशी जी, मुझे किसी संभ्रांत घर की सुशिक्षित शांत लड़की ढूंढ कर दो। मेरी सेक्रेटरी की आज ही चिट्ठी आई है कि उसका विवाह हो रहा है। अब वो छुट्टी शेष होने पर लौटकर नहीं आएगी। मैं ऐसी लड़की चाहती हूँ जो अंग्रेजी पढ़ी हो, मेरे कपड़ों की देखरेख करे, मुझे दवा दे, यही सब छोटे मोटे काम कर सके। बेटी, मैं अपनी आँखों के आंसू रोक नहीं सका। मैंने मन ही मन कहा, हे माता दुर्गा भवानी, तेरी महिमा अपार है। हे करुणामयी जननी, मेरी शोभा का सौभाग्य द्वार तूने खोल दिया। सरल स्निग्ध दृष्टि से शोभा को निहार कर वो बोले, रानी जी साक्षात दया की देवी हैं। उनके वैभव का अंत नहीं है। वो तुझे पुत्री से भी बढ़कर रखेंगी। आज ही उन्होंने तुझे बुलाया है। मामी के आने पर ही हम लोग चल देंगे। बड़ी दूर है, चढ़ाई भी है, पहुंचने में थोड़ा समय भी तो लगेगा। शोभा का हृदय प्रसन्नता से विभोर हो गया। विधाता आज तक उदासीन थे, किंतु फिर करुणामय दीन बंधु को उसका स्मरण हुआ है। मामी के आने पर उसने अपनी नई नौकरी का समाचार दिया तो रुक्की का मुंह लटक गया। केवल हूँ कहकर उसने गोद के बच्चे को 2-3 निरर्थक चांटे जड़कर रुला दिया। दीनानाथ नारायण कहकर और दुख की लंबी सांस खींचकर केदार दत्त जी ने रोते शिशु को उठा लिया। रुक्की ने हाथ की बुनाई ले ली। सहमी सी शोभा फिर बिना कुछ कहे ही सीढ़ियां उतर गई। शोभा के आने के पश्चात उसकी अव्यवस्थित गृहस्थी में जो सुव्यवस्था आ गई थी वो फिर लुप्त हो जाएगी, ये सोचकर वो विक्षिप्त सी हो गई।
मन ही मन उसे अपने पति की मंद बुद्धि पर क्रोध भी आ रहा था। क्या पड़ी थी इतनी जल्दी नौकरी ढूंढने की? रामी से उसके विवाह का निश्चय वो न जाने कब का कर चुकी थी। जल भरने के लिए उसे शोभा की सेवा बिना मांगे मिलती रहती। दिन भर पड़ोस में बैठकर और सहस्र कंठों से शोभा की निंदा करके उसे जो थोड़ी सी शांति उपलब्ध हुई थी, वो भी घर में पांव रखते ही चली गई। गदाधर का तार सप्तक में रुदन उसने नीचे ही सुन लिया था। उसकी अनुपस्थिति में कोई घटना ऐसी अवश्य घटी होगी जिसमें गदाधर महाशय को रोना पड़ा। गदाधर परिवार के सब सदस्यों में रुक्की का सबसे अधिक स्नेह भाजन था। माँ के पैसे भी चुराता, उसे गालियां भी देता। 3 वर्ष से अनवरत एक ही कक्षा में किसी वीर सेनानी की भांति भव्य साहस से अडिग खड़ा। अध्यापकों के निरंतर व्यंग बाण सहता वो बड़े धीरज से ज्ञान वृद्धि कर रहा था, किंतु माँ का कहना था कि उसके अध्यापक बदमाश और घूसखोर हैं। वो दीन पिता की अति दीन संतान है, इसी से उसे प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। वो गदाधर का करुण कंठ स्वर सुनकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी। गदाधर खड़ा खड़ा ऐसे चीख रहा था जैसे दूसरी चीख के साथ ही उसके फेफड़े भी बाहर निकल आएंगे। उसकी नाक से रक्त बह रहा था। केदार दत्त जी पानी से रक्त धो रहे थे। एक ओर साइकिल पड़ी थी। उदास भयत्रस्त सा रामी छोटे भांजे को गोद में लिए था। माँ को देखते ही गदाधर चिल्ला उठा, अम्मा री, मुझे मार डाला। रुक्की ने दौड़कर उसे चिपटा लिया। किस हरामी ने मारा है मेरे लाल को? कौन बज्जात है हिजड़ा? कमीना कुत्ते की औलाद, नाम बता मेरे बेटे। रामी मामा ने, कहकर गदाधर ने फिर रक्त पोंछा। रुक्की ने गदाधर को छोड़ दिया और पागलों की भांति रामी का झोंटा पकड़ लिया। मेरी थाली में खाकर उसी में छेद करता है कमीने। क्या करती हो? झिड़क कर केदार दत्त जी ने हाथ पकड़कर छुड़ाने की चेष्टा की। मामी का भयंकर रणचंडी का वास्तविक रूप शोभा ने पहली बार देखा। रामी की दुर्दशा देखकर गदाधर के छोटे भाई बहन संवेद कंठ से रो पड़े सब। पास की खिड़की से झांककर दुर्गा साह की विधवा युवा पुत्रवधू ने देखा। भीतर से उसका स्वर कंठ स्पष्ट सुनाई पड़ा। पड़ोस की पंडिताइन है अम्मा, जवान भाई को मार रही है। भगवान बचाए इस चुड़ैल से। रुक्की ने भाई का झोंटा छोड़ दिया। खिड़की खोलकर पड़ोसिन की ओर स्वर का वाण खींचकर बोली, चुड़ैल तू, तेरा बाप, तेरा ससुर, तेरा मरा खसम, तेरा भरतार, वो संड मुसंड बाबा जिसके तू चरण दाबती है। तेरे त्रिकालदर्शी बाबा को तो नहीं मारा, मैंने मारा तो अपने ही भाई को। रानी, अब क्यों नहीं निकलती बाहर? मैं भी गला फाड़ फाड़ कर तेरी कीर्ति पूरे नैनीताल में फैला दूंगी। दुर्गा साह की युवा विधवा पुत्रवधू प्रसिद्ध बाबा की भक्तिन थी। उसे ही लक्ष्य कर भद्दी बातें कहकर रुक्की को बड़ी शांति मिली। गदाधर माँ के नूतन गृह युद्ध में भाग लेकर नाक की चोट भूल गया था। क्यों बोलेगी अब? चोटी हरामजादी खसम खानी, कहकर विजय गर्व से रुक्की पुनः रण क्षेत्र में गरजी। क्यों रे गदाधर, क्यों मारा इस हरामी ने तुझे? केदार दत्त जी और रामी भीतर चले गए थे। शोभा पानी का लोटा रखने के बहाने उठकर चौके में चली आई। गदाधर ने माँ को जो घटना सुनाई वो कुछ इस प्रकार थी। दफ्तर से लौटते समय रामी कहीं से किसी मित्र की एक साइकिल ले आया। काट के बरामदे में वो उसी साइकिल को चलाकर दिखा रहा था। सामने शोभा दीदी बैठी थी। वो देख नहीं रही थी। इसी से मामा ने दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलानी आरंभ कर दी। शोभा दीदी हंसने लगी। रामी मामा ने साइकिल मोड़ी। इधर गदाधर तौलिया लेने आया। साइकिल में सवार उस पर चढ़ गई। उसकी यही आदत तो जन्म भर नहीं जाएगी, दांत पीस कर रुक्की बोली। जहां कोई लड़की देखी तो सिर नीचे और पैर ऊपर कर लेगा। 2 दांत भी टूट जाते तो मुझे बड़ी खुशी होती। और भला उन शोभा महारानी को भी हंसने की क्या पड़ी थी? अब है कहाँ वो नटका बच्चा? रामी पीछे के रास्ते से उतरकर चला गया था। आज शोभा के सम्मुख उसका घोर अपमान हुआ था। अब वो कैसे उसे मुंह दिखाएगा? संध्या को शोभा को वो कहीं नहीं दिखा तो करुणा से उसका हृदय भर आया। जाते समय उससे मिल भी नहीं पाई। ईस्टलिन ऊंचे अयार पाटा के वक्ष पर स्थित एक विशाल बंगला था। ये रहा ईस्टलिन। फूलों से घिरे एक लाल प्रसाद की ओर लक्ष्य करके केदार दत्त जी बोले।
बंगले में विचित्र कक्ष गवाक्ष बने थे। नीले झालरदार रेशमी पर्दों से ढकी खिड़कियों पर डूबते सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। इतनी ऊंचाई पर स्थित एकांत निर्जन बंगला, जिसमें उसे आत्मीय परिजनों से दूर अपनी वयस से दुगनी वयस की महिमामयी रानी के साथ रहना होगा, सोचते ही शोभा को सहसा भय हुआ। एक गोरी चिपटे मुंह की युवती ने आकर उसकी अभ्यर्थना की। आइए आइए हुजूर, सरकार ऊपर हैं, वो हाथ जोड़कर बोली। दासी की रेशमी साड़ी और मखमली चप्पल देखकर शोभा को अपनी वेशभूषा की हीनता ज्ञात हुई। सीढ़ियां पार करके दोनों गोल कमरे में पहुंचे। गहरे लाल मखमली पर्दों से ढके कमरे में बड़ी बड़ी रानी एलिजाबेथ के ज़माने की कुर्सियों पर गुदगुदे चीनी कुशन रखे थे। सोफे पर एक छोटा झबरा कुत्ता सो रहा था। दीवार पर पाश्चात्य शैली में अंकित एक नग्न स्त्री का तैल चित्र टंगा था। अपने गहन सुनहरे केश पाश से वो अपने नग्न सुडौल वक्ष स्थल को ढकने का प्रयत्न कर रही थी। चित्र इतना सुंदर था कि शोभा मुग्ध होकर उसे निहारने लगी। केदार दत्त जी भीतर रानी जी के पास गए थे। शोभा कमरे की प्रत्येक वस्तु को ठगी सी देख रही थी। बीच की मेज पर एक सोने के धूपदान में धूप जल रही थी। कमरे का पर्दा खोलकर केदार दत्त जी के साथ रानी जी ने प्रवेश किया। बैठो बा, मृदु शांत स्वर में चौंक कर शोभा ने हाथ जोड़े। हंसती हुई रानी जी की दिव्य मूर्ति सहसा उसके भयांधकार में विद्युत सी चमकी। स्थूलांगिनी रानी जी का स्वर सुनते ही झबरा कुत्ता कूद कर उनके पैर चाटने लगा और उनके सोफे पर बैठते ही उनकी गोद में चढ़कर बैठ गया। उसे प्यार से सहलाकर रानी जी बोली, कहिए केदार दत्त जी, इतनी दूर एकांत में आपकी भांजी का मन तो लग जाएगा ना? मन नहीं लगेगा सरकार, आपके चरणों में रहेगी, ये तो उसका सौभाग्य होगा। शोभा ने पहली बार रानी जी को भली प्रकार देखा। उनकी मांसल गोल गोरी कलाइयों पर हीरे के बहुमूल्य कंगन जगमगा रहे थे। काले काले बालों की पत्तियां काट काट कर बड़े यत्न से शुभ्र ललाट पर गोंद से चिपकाई सी लग रही थीं। गोरी गोल ठुड्डी के नीचे एक दूसरी गोल मटोल ठुड्डी सी थी। छोटी सी नाक पर हीरे की लौंग चमक रही थी। उंगलियों में माणिक विद्रुमादि की अंगूठियां। कमरे में मखमली लाल पर्दों की रक्तिम आभा और उनके गौर स्फटिक से चरण युगल पर पड़ रही थी। मैं चलता हूँ सरकार, इसे आपको सौंपकर। आज मेरी आत्मा को कितनी शांति मिली, मैं आपसे क्या कहूँ। आप निश्चिंत रहिए पंडित जी, इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। शिवकली, मीठे गले से रानी ने अपनी प्रिय दासी को पुकारा। स्वच्छ साड़ी का आंचल संभालती चांदी का चंवर लिए शिवकली आ गई। उज्ज्वल गौर वर्ण की नेपाली शिवकली की कलाइयों पर अन्य दासियों की भांति बहुमूल्य कंगन थे। शिवी, मिस जोशी को इनका कमरा दिखा दो। शिवकली शोभा को अनेक कमरे पार कर जिस कमरे में ले गई, वो चारों ओर से गोल समर हाउस जैसा था। दक्षिण की ओर खुली खिड़की से चाइना पीक के नीचे बुकहिल की लाल छत स्पष्ट दिख रही थी। दूसरी खिड़की से ताल पर छोटी नावें बतख सी तैरती दिखती थीं। एक बहुत बड़े जहाज से पलंग पर रेशमी बिछावन बिछा था। उस पर रखे दो ऊंचे रेशमी तकियों पर धुले बगुले के पंख से गिलाफ चढ़े थे। दीवार पर सूली पर टंगे ईसा का एक चित्र टंगा था। रुक्की के तख्त के दुर्गंधमय गद्दे का स्मरण आते ही शोभा को लगा जैसे वो सहसा स्वर्ग में पहुंच गई हो। चारों ओर खिड़कियों से घिरा वो कमरा हवादार भी बहुत था। पिएंगी दीदी? शिवकली ने हंसकर सोने का सिगरेट केस खोलकर शोभा की ओर बढ़ाया तो वो चौंक कर पीछे हट गई। नहीं नहीं। उसको सिगरेट से इतना चौंकते देख आनंदी शिवकली उच्च स्वर में हंस पड़ी। तुम कपड़ा बदल लो दीदी, फिर चाय की मेज पर चलना होगा, वो बोली। शोभा क्षण भर को धर्म संकट में पड़ गई। कपड़े? अपनी 2-3 मोटी धोतियां वो थैले में ले तो आई थी, पर उस विशाल प्रासाद के वैभव में वो पैबंद किस साहस से लगाए। उसे छोड़कर शिवकली बाहर चली गई। गुसलखाने का द्वार खोलकर पुनः वैभव एवं विलास का स्पर्श हुआ। स्वच्छ झकझक करती संगमरमर की मेज पर चांदी की साबुनदानी में नई साबुन की टिकिया थी। कई छोटी छोटी शीशियों में सुगंधित बाथ साल्ट था। एक धुली तौलिया लटक रही थी। उसने हाथ मुंह धोया
द्वार खोलकर कमरे में आई तो बिस्तर पर सिल्कन पेटीकोट ब्लाउज और एक नई मैसूर सिल्क की साड़ी रखी थी। एक मखमल के केस में एक जोड़ी मगरमच्छ बने कड़े और एक मूंगा जड़ी सोने की अंगूठी थी। वो थोड़ी देर तक एक टक देखती रही। बहुत दिन पहले बचपन में पढ़ी सुखिया दुखिया की कहानी का स्मरण हो आया, जब रोई धुनती सुखिया को चंद्रमा निवासिनी बुढ़िया ने गहने कपड़ों से लाद दिया था। वो अवाक अपने नूतन ऐश्वर्य को देख रही थी कि हंसी से कमरा गुलजार करती शिवकली आ गई। देखता क्या है दीदी, ये आपका है, जल्दी पहनो, फिर रानी जी के साथ चाय पिएगा। टाइम क्या है देखो तो जरा, कहकर उसने अपनी कलाई की रोलेक्स घड़ी शोभा की ओर कर दी। ये क्या, उसे घड़ी देखना भी सच में नहीं आता होगा या बन रही है? पर उन सरल आंखों में बनावट नहीं थी, सिर्फ व्हाट इज द टाइम रूपी प्रश्न ही था। घड़ी सा चपटा मुंह हंसी से और फैल गया। शिवकली की सुरुचिपूर्ण वेशभूषा, कटे बाल, हाथ की घड़ी देखकर कोई भी उसे उच्च शिक्षिता समझने की भूल से वंचित न रहता, किंतु मुंह खोलते ही भूल समझने में देर न लगती। 5 बजे हैं, शोभा बोली। शिवकली ने कटी भौहें उठाई। जल्दी कपड़ा पहनो दीदी। विवश होकर शोभा ने कपड़े बदले, ढीले बालों को लपेटकर जूड़ा बना लिया। शिवकली से बोली, चलो अब कहाँ चलना होगा? ड्रेसिंग टेबल की ओर उंगली दिखाकर शिवी बोली, उधर पाउडर लगाओ, क्यूटेक्स पिटिक्स। उसके कहने के ढंग पर शोभा को हंसी आ गई। मेज की ओर बढ़कर उसने अपने प्रशस्त गौर ललाट पर एक कुमकुम की छोटी सी बिंदी रख ली। शिवकली आश्चर्य से मुंह फाड़े उसके निराभरण श्रृंगार विहीन सौंदर्य को एक टक देख रही थी। कुमकुम की एकमात्र बिंदी ने शोभा के सौंदर्य को द्विगुणित कर दिया था। शोभा को लेकर शिवी चाय की मेज पर गई। गोल मेज पर 2 कुर्सियां लगी थीं। एक पर बहुमूल्य सितारे टकी नायलॉन की साड़ी पर काश्मीरी शॉल ओढ़े रानी जी बैठी थीं। शोभा दूसरी कुर्सी पर बैठ गई थी। रानी जी बड़ी देर तक उसकी ओर ऐसे प्रशंसापूर्ण मुग्ध दृष्टि से देखती रहीं कि वो लज्जा से लाल हो गई। चाय के प्याले में चम्मच चलाकर रानी बोली, मिस जोशी, तुम्हें आज मेरे साथ क्लब चलना होगा। शिवी, बीवी जी को मेरी चाबी दे देना। जी सरकार, कहकर शिवी चंवर ढुलाती रही। रानी अल्पभाषणी थीं, किंतु उनकी सरल स्निग्ध हंसी सर्वदा उनके मुंह पर विराजती रहती। उनकी उपस्थिति ही शोभा को अभयदान दे रही थी। उसे लगा जैसे कड़ी धूप के पश्चात वो किसी विशाल बरगद की शीतल छाया में बैठ गई हो। चाय पीकर वो अपने कमरे में आई। पीछे पीछे शिवकली भी आ गई। दीदी, तुम तैयार हो लो, क्लब का तो टाइम हो गया है, डांडी आती ही होगी। तैयार? शोभा की आंखें आश्चर्य से उठ गईं। अभी तो तुम्हारे सामने हुई हूं। शिवकली अपने चपटे मुंह को और भी फैलाकर बोली, इस ड्रेस में आप क्लब जाएगा? धामपुर का रानी, पीलीभीत का रानी, डूंगरगढ़, धर्मपुर, सबका रानी लोग आएगा। आप ऐसी ऑर्डिनरी साड़ी में जाएगा? दीदी, आज तो हुजूर अभी आपको नया ड्रेस देगा। शोभा को पहली बार ऐसा लगा जैसे अब उसकी अपनी इच्छा अनिच्छा कुछ भी नहीं रही। वो एक रानी की दासी मात्र है। उसके कुछ कहने के पहले ही रानी जी की दक्षिणी दासी कुरम्मा एक ब्राउन बैग में उसकी नूतन साड़ी लेकर आ गई। सरकार ने कहा है आप ये साड़ी बदलकर जल्दी ही उनके कमरे में आ जाइए। शोभा ने थैला लिया। देखूं देखूं कहकर चंचल शिवकली ने थैला खोलकर साड़ी निकाल ली। कांजीवरम की मयूर खंडी साड़ी का सुनहला पल्ला चमक उठा। देखा हम क्या बोला था, कितना सुंदर साड़ी है। अत्यंत अनिच्छा से उस भड़कीली साड़ी को पहनकर शोभा दर्पण के सम्मुख खड़ी हुई। बालों में कंघी फेरकर वो बाहर निकल आई। रानी जी अपने कमरे में तैयार होकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। किसी विदेशी सेंट की तीक्ष्ण सुगंध से कमरा महक रहा था। रानी जी की वैम वर्ग जॉर्जेट की बड़ौदा जरी चमचमा रही थी। उनके काले घुंघराले बालों में कुरम्मा ब्रश कर रही थी। शोभा ठिठक कर द्वार पर ही खड़ी रह गई। शोभा का प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ा। रानी उसे देखकर बोली, वाह बहुत सुंदर, जरा इधर तो आना। लजाती शोभा आगे बढ़ी।
अपना पफ लेकर रानी जी ने उसके रक्तहीन कपोलों पर फेर दिया और रूज लगाने को बढ़ी तो शोभा पीछे हो गई। क्षमा कीजिए, मैंने ये कभी नहीं लगाया। ओह, हंसकर रानी जी ने कहा, पर इसके बिना तो तुम बहुत ही एनीमिक लगोगी मिस जोशी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मायापुरी का अगला भाग।